सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। इस कहानी के मुसन्निफ हैं अमजद जावेद और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो मेले की आखिरी रात थी। मैंने मुसाफिर शाह के थड़े की चारदीवारी के साथ अपनी बाइक रोक कर बंद कर दी। वहां काफी अंधेरा था, लेकिन मुसाफिर शाह के थड़े की नुक्कड़ पर रोशन दियों की रोशनी उस अंधेरे को चीर रही थी। रात की स्याह तारीकी में वो टिमटिमाते हुए दिए जिंदगी की अलामत मालूम हो रहे थे। मेरे दाएं जानिब वो खुला मैदान था जहां मेला अब उजड़ चुका था। वहां लगी हुई आरजी दुकानें खत्म हो चुकी थीं, कुछ समेट ली गई थीं और कुछ समेटी जा रही थीं। काफी फासले पर सैकड़ों लोगों का मजमा लगा था, जहां से तेज रोशनी के साथ जा बजा नस्ब स्पीकरों से फिल्मी गीत की आवाज हर जानिब फैली हुई थी। मैं जानता था कि उस मजमे के पिंडाल में तवाइफें रक्स कर रही हैं। मैंने बाइक को लॉक नहीं किया, वैसे ही दीवार के साथ लगाकर उतर आया। मैंने लाशऊरी तौर पर अपनी डब में मौजूद पिस्टल को हाथ से महसूस किया और एक सनसनीखेज लहर के साथ उस मजमे की जानिब बढ़ गया। अगरचा उन तवाइफों का नाच देखने इलाके का कोई भी बंदा जा सकता था, लेकिन मैं अपने गांव के सरदार शाहदीन के इकलौते बेटे शाहजेब की खसूसी दावत पर वहां गया था। मैं अच्छी तरह जानता था कि उसने मुझे वहां क्यों बुलवाया है। मैं मजमे को चीरता हुआ पिंडाल में जा पहुंचा, जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वहां आम लोग तो थे ही, लेकिन इलाके के अमीर ज़ादे अपनी इनफरादियत करूफर और तुम तराक के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी इनफरादियत जिताने के लिए खास एहतमाम किया हुआ था। शामियाने में कुर्सियां कतारों में बिछी हुई थीं। वहां सभी अपने लाओ लश्कर और मुसाहिबों के साथ आए हुए थे। एक तरफ जहां अपनी ताकत का इजहार था, तो दूसरी तरफ किसी भी नागहानी इफ्ताद से निपटा जा सकता था। मैं एक ही निगाह में सारे पिंडाल का जायजा लेकर उस जाने बढ़ गया जिधर शाहजेब बैठा हुआ था। मेरी आमद पर उसने मुझे चौंक कर देखा, जैसे मेरे वहां आ जाने का यकीन कर रहा हो। उसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। तभी उसने अपने एक मुसाहिब को इशारा किया। वो फौरन ही कुर्सी छोड़कर उठ गया, तो मैं वहां जा बैठा। हम दोनों में महज मुस्कुराहट का तबादला हुआ, क्योंकि हम दोनों ही अपनी वहां पर मौजूदगी के बारे में जानते थे। उसने आंखों ही आंखों में मेरी आमद पर शुक्रिया का इजहार किया, फिर उन तवाइफों पर नोट बरसाने लगा जो वहां उनके सामने महवे रक्स थीं। दूसरे अमीरजादे भी ऐसे ही शुगल में मसरूफ थे। यूं लग रहा था कि जैसे उन अमीरजादों के दरमियान नोट बरसाने का मुकाबला चल रहा है। इत्मीनान से बैठने के बाद मैं अपने जिगरी यार इशफाक उर्फ छाका को देखने की कोशिश करने लगा। जल्द ही वो मुझे अपनी मखसूस मंडली के साथ दिखाई दे गया। वो मेरी तरफ ही देख रहा था और मेरी तवक्का के मुताबिक उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई थी। बिलाशुबा वो मेरी आमद पर हैरान था। उसने हाथ हिलाकर अपने जज्बात का एहसास दिलाया, तो मैं सुकून से महफिल की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो अब गर्म हो चुकी थी। वहां काफी तवाइफें नाच रही थीं, सभी एक से बढ़कर एक थीं। ताहम मेरी निगाह एक सरू कद तवाइफ पर जम गई थी। वो स्याह लिबास में मलबूस तेज रोशनी में दमक रही थी। जवानी तो जैसे उस पर टूट कर आई थी। सिंदूर मिला गोरा बदन उसके लिबास में से छलक रहा था। बहुत हद तक अयां और थोड़ा बहुत नेहा गोरा बदन तराशा हुआ लग रहा था। खुले हुए गैसुओं में गोल चेहरा चमकते चमकते काफी हद तक पसीने में भीग गया था। सबसे बेनियाज फिल्मी गीत की लय पर जनूनी अंदाज में वो नाच रही थी। शायद मुझे उसमें इनफरादियत इसलिए दिखाई दे गई थी कि वो बस महवे रक्स थी, खुद साख्ता अदाएं नहीं दिखा रही थी। वो थोड़े से फासले पर थी। मैंने उसके चेहरे के नकूश देखे, मगर उसके हुस्न को महसूस नहीं कर सका। जैसे उसके बदन की तमाम तर वादियां मेरे सामने थीं, लेकिन वो सारी भूल भलाइयां अभी ओझल थीं, जिनमें कोई गुम होकर रह जाता है। मेरी निगाह उस पर टिक कर रह गई। फक्त मैं ही नहीं, वहां पर मौजूद ज्यादातर लोगों की निगाहें उसी पर जमी हुई थी। रात जिस कदर गहरी होती जा रही थी, पिंडाल में उसी कदर जोश और मस्ती छा रही थी। अमीरजादे अपनी अमारत के नशे में मखमूर नोट बरसाते चले जा रहे थे। मैं उन अमीरजादों को जाती तौर पर जानता था। वो सब उन महवे रक्स तवाइफों के साथ मस्त थे। जमीन के इस टुकड़े पर यह महफिल गर्म थी,
جبکہ آسمان پر چاند پوری آبوتاب سے چاندنی کی ٹھنڈک لٹا رہا تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں لگنے والا یہ میلہ بڑا ہی رنگین ہوا کرتا تھا۔ اس میلے میں شرکت کے لیے پورا علاقہ سال بھر انتظار کیا کرتا تھا، بلکہ اس کے لیے بھرپور تیاریاں بھی کی جاتی تھی۔ تقریباً 50 گاؤں اور ان کے درمیان چھوٹی بڑی بستیوں کے کئی نوجوان مختلف کھیلوں کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ انہی نوجوانوں کے درمیان مقابلے ہوتے، جو جیت جاتا وہ اپنا اعزاز بچانے کے لیے مزید محنت کرتا، اور جو ہار جاتے وہ جیتنے کی خواہش میں سخت سے سخت محنت سے گزرتے۔ یوں پورا علاقہ چند دھڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور ہر دھڑے کی سرپرستی کوئی نہ کوئی امیر زادہ کرتا۔ سبھی اپنے اپنے نوجوانوں اور شہ سواروں پر خصوصی توجہ دیا کرتے تھے، اس لیے علاقے میں بہت سارے گبرو اور شہزور جوان نکلا کرتے تھے۔ اس کے درمیان مقابلہ کروانے کے لیے علاقے کی ایک انجمن بنی ہوئی تھی، جو نہ صرف امن و امان برقرار رکھتی بلکہ انعام و اکرام سے بھی نوازتی تھی۔ یہ انجمن خاصے مضبوط لوگوں کی تھی، سبھی ان کا حکم مانتے تھے۔ پاکستان بننے سے بھی کہیں پہلے اس میلے کی ابتدا نہ جانے کب ہوئی تھی، اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس ایک روایت تھی کہ ایک بزرگ جسے لوگ مسافر شاہ کے نام سے جانتے تھے، وہ اس میلے والے میدان کے ایک کونے میں کچھ عرصہ ٹھہرے تھے۔ جہاں اب ایک پختہ تھڑا بنا ہوا تھا، وہیں ایک برگد کا درخت تھا جس پر معلوم نہیں کتنے برس گزر چکے تھے۔ حیران کن بات تو یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں کہیں کوئی برگد کا درخت نہیں تھا۔ میلے والے میدان میں جنگلی جھاڑیاں اگا کرتی تھی۔ نہ جانے کب اس جگہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ اگر کوئی وہاں منت مان لے تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ مسافر شاہ نے اپنے قیام کے دوران بہت سارے لوگوں کو فیض یاب کیا تھا۔ عوام اس برگد کے درخت کو بڑے احترام سے دیکھتے تھے، ان کے خیال میں وہ درخت مسافر شاہ نے لگایا تھا۔ لوگ اس درخت پر منت کا رنگین دھاگا باندھتے تھے۔ پہلے پہل وہ تھڑا کچا تھا، مجھے جہاں تک معلوم تھا اس تھڑے کو شاہ زیب کے پردادا نے پختہ کروایا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کنواں بھی کھدوایا اور اس تھڑے کے ارد گرد 4 دیواری کا حصار بھی بنا دیا۔ عمومی طور پر سارا سال وہ میدان خالی رہتا۔ راہ چلتے مسافر اس برگد کے درخت تلے کچھ دیر آرام کرتے، کنویں سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے اور اپنی راہ لیتے۔ ارد گرد کے غریب لوگ جنگلی جھاڑیاں کاٹ کر لے جاتے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ اتنے بڑے میدان میں کسی جاگیردار یا سردار کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ میلہ شروع ہونے سے چند دن قبل کھمبیوں کی مانند رونق ابھرنے لگتی۔ پہلے دکانیں سجنے لگتی، پھر دور نزدیک سے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے فنکار جمع ہونا شروع ہو جاتے۔ تھیٹر، موت کا کنواں، بازیگر، نٹ باز، بہروپیے، جادوگری اور شعبدہ بازی کے کمالات دکھانے والے سنیاسی، حکیم، پتھر بیچنے والے، عورتوں کے ہار سنگھار اور بچوں کے کھلونے فروخت کرنے والے، اور نہ جانے کون کون سے حلوائی آ جاتے۔ ہر کوئی اپنے فن کا مظاہرہ کرتا اور داد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی رقم کما کر لے جاتا۔ اس میلے میں ایک بڑا میدان مختلف مقابلوں کے لیے مختص تھا۔ میلے کے دنوں سے پہلے ہی امیر امراء اپنے اپنے شہزوروں، فنکاروں اور نوجوانوں کے ساتھ وہاں ڈیرے ڈال لیتے۔ مختلف مقابلے ہوتے، شرطیں لگتیں، انعامات ملتے، جیتنے ہارنے کے نہ جانے کتنے مناظر دیکھنے کو ملتے، اور پھر آخری رات اس میدان میں طوائفیں آ جاتی۔ تب رنگین مزاج لوگ اس ماحول کو رنگین تر کر دیتے۔ رات کے آخری پہر تک سما بندہ رہتا۔ امیر زادوں میں نوٹ برسانے کا مقابلہ چلتا، جس کے پاس نوٹ ختم ہو جاتے یا وہ حوصلہ ہار جاتا تو وہ چپکے سے اپنی ہار تسلیم کرتے ہوئے نکل جاتا۔ محفل کے اختتام تک نوٹ لٹانے والے کی واہ واہ پورا سال علاقے بھر میں گونجتی رہتی۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ وہاں پر آنے والی طوائفیں ایک ہی خاندان سے ہوتی تھیں۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی پشت میں سے کون سی طوائف پہلے یہاں آئی تھی۔ یہ بات بھی روایت کی طرح مشہور تھی کہ جب مسافر شاہ کا یہاں قیام تھا، ان دنوں ایک طوائف کا گزر یہاں سے ہوا تھا۔ وہ بڑی بے بس اور غریب تھی، نہ اس کے پاس خوبصورتی تھی اور نہ ہی دولت۔ وہ جب یہاں سے پلٹ کر گئی تو اس کی قسمت ہی بدل گئی۔ دوبارہ جب وہ یہاں آئی تو مسافر شاہ نہیں تھے۔ وہ رات بھر یہاں ناچتی رہی، پھر اس کے خاندان سے طوائفیں یہاں آنے لگیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ یہیں ایک رات یہاں مجرا کرتی تھی، پھر اس کے بعد سال بھر وہ کہیں بھی کوئی محفل نہیں سجاتی تھی۔ اب یہ بات درست تھی یا غلط، کسی نے بھی تحقیق نہیں کی تھی۔ میلے کی آخری شام ڈھلتے ہی وہ لوگ آ جاتے۔
रात भर महफिल रंगीन करते और सुबह सूरज निकलने से पहले ही वापस लौट जाते। वो लोग कभी किसी के मेहमान नहीं रहे थे। बचपन से मैं यही सुनता आया था। पहले मैं हर साल मेला देखने आता था, लेकिन चंद साल हुए इधर नहीं आया था। इस बार शाहजेब की खसूसी दावत पर चला आया था। वो अगर दावत ना भी देता तो मैंने इस बार मेले में जरूर आना था। उस वक्त रात गहरी हो गई थी। वो सरू का तवाइफ ज़ादी पसीने में शराबूर थी। उसका स्याह लिबास भीग कर बदन से चिपक गया था। जिस कदर उसका पसीना बह रहा था, तमाशबीन उसी कदर नोटों की बारिश कर रहे थे। मुझसे जरा से फासले पर शाहजेब भी अपने सामने नोटों से भरा थैला रखे हुए था। इस दफा उसका खुमार ही अजीब था। मेले के उन 3 दिनों में उसकी सरपरस्ती में नौजवानों ने सबसे ज्यादा इनामात जीते थे। उन शहज़ोरों, मुहाफ़िज़ों, नौजवानों और गांव के लोगों के दरमियान वो खुलकर उन तवाइफ़-ज़ादियों को दादो तहसीन से नवाज रहा था। कुछ तवाइफ़ें थक हार कर बैठ गई थीं, जिस तरह कुछ अमीरज़ादे अपनी हार तस्लीम करके वहां से चले गए थे। इस वक्त शाहजेब के सामने एक अकेला पीरज़ादा फ़िरोज़ का बेटा, पीरज़ादा वकास ही डटा हुआ था। यही दिखाई दे रहा था कि उसके पास नोट ख़त्म ही नहीं हो रहे। उन दोनों के दरमियान काफी फासला था। बाकी बची हुई तवाइफें उन्हीं दोनों के दरमियान बट कर रह गई थीं। लाशऊरी तौर पर यही वो फैसला कुन लम्हात थे जो सभी तवाइफों को अपने सामने नाचने पर मजबूर कर रहे थे। वरना सामने वाले के नोट खत्म हो जाने तक ये मुकाबला जारी रहना था। मैं उस सरूकत तवाइफ ज़ादी में खोया हुआ था जो हमारे सामने नाच रही थी। यूं दिखाई दे रहा था कि जैसे उसे अपना होश ही नहीं रहा। वो मस्त अलस्त हालत में थी। उसके साथ दूसरी चंद तवाइफें भी थीं, मगर उसका जुनून बिल्कुल मुनफरिद था। उसे कोई होश ही नहीं था कि वो कहाँ है। वो शाहजेब के सामने से हटी ही नहीं थी। चंद तवाइफें पीरजादा वकास के सामने थी, मगर लोगों की तवज्जो उन पर नहीं थी। यूं पूरा पिंडाल उस सरूकद हसीना की तरफ मुतवज्जा था। शाहजेब ने उसकी मस्ती और जनूनी कैफियत के पेश नज़र अपने दोनों हाथों में नोट पकड़े और उठकर नोट वारने लगा, जिस पर पिंडाल में हाउ हू का शोर मच गया। पीरजादा वकास के सामने नाचने वाली तवाइफों को हर कोई भूल गया। मजमा सिमट कर उस सरूकद तवाइफ ज़ादी के इर्द गिर्द जमा होने लगा। ये पीरजादा वकास के लिए बड़ी हतक की बात थी। यकबारगी उसकी तरफ से एक नौजवान उठा और बड़ी तेजी से आकर सरूकत तवाइफ ज़ादी पर नोट बरसाने लगा। कोशिश यही थी कि वो उस हसीना को अपनी जानिब तवज्जा कर ले या फिर उसे माइल करके अपनी तरफ ले जाए। शायद इस तरह हाथ से जाता हुआ मैदान वो मार लें। मगर वो सरूकद हसीना टस से मस नहीं हो रही थी। वो उसी जनूनी अंदाज से नाचती रही कि जैसे उसे अपने इर्द गिर्द का कोई होश ही ना हो। उस नौजवान को जब अपनी कोशिश रायगां जाती हुई दिखाई दी, जो बिलाशुबा शर्मिंदगी का बाइस थी, तब उस नौजवान ने सरू का तवाइफ ज़ादी का बाजू पकड़ लिया। वो उसे उस जानिब ले जाने की कोशिश करने लगा जिस तरफ से वो आया था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई तवाइफ को हाथ लगाए। यही वो लम्हात थे जब मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। मुझे महसूस होने लगा कि जिस मकसद के लिए शाहजेब ने मुझे दावत दी थी या फिर यहाँ आने का नादीदा बुलावा था, वो वक्त आन पहुंचा है। बिलाशुबा मेरे लिए इम्तहान की घड़ी आन पहुंची थी, क्योंकि शाहजेब के हवारी और मसाहिब उठ खड़े हुए थे। चलता हुआ गीत अचानक रुक गया तो हर तरफ सन्नाटा छा गया, जिसके साथ ही उस सरूकत तवाइफ ज़ादी को होश आ गया। उसने फटी फटी निगाहों से अपने इर्द गिर्द देखा, फिर हैरत और गुस्से से उस नौजवान से अपना बाजू एक झटके से छुड़ा लिया। तभी शाहजेब की आवाज गूंजी, ओए नौजवान, ऐसा ना करो, मुकाबला करो, मुकाबला। नोट अगर कम पड़ गए हैं तो मुझसे ले लो, लेकिन मुकाबला करो। ये जो तुम कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गड्डियां उस नौजवान की तरफ फेंकते हुए कहा, ये लो, सुबह होने का इंतजार करो और मुकाबला करो। शाहजेब की आवाज क्या गूंजी, पूरे पिंडाल में सन्नाटा छा गया, जबकि मेरे बदन में वो ही सनसनाहट होने लगी थी जैसे भूखे शेर को अपना शिकार मिल जाने पर होती है। मेरे जबड़े भींच गए थे। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। पीरजादा वकास की तरह चंद लोग उठे। वो इंतहाई गैज़ो गज़ब में थे। उनके पीछे बहुत सारे लोग बढ़े चले आ रहे थे। वो मैदान जहां चंद मिनट पहले तक तवाइफें नाजो अंदाज के साथ महवे रक्स थीं, वही मैदान अब कारेजार बन गया था। एक हजूम एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो गया। इसी दौरान पीरजादा वकास की तरफ से किसी ने हवाई फायर कर दिया।
فائر کی آواز نے میرے اعصاب کے تار ہلا دیے۔ ممکن ہے اس کا مقصد یہی رہا ہو کہ لوگ ڈر جائیں اور خوفزدہ ہو کر بھاگ جائیں۔ تبھی میرے قریب کھڑے شاہ زیب نے میری جانب دیکھا اور کہا، جمال، جس کے پاس بھی اسلحہ ہو وہ یہاں سے بچ کر نہ جائے، باقی میں سنبھال لیتا ہوں۔ جیسے ہی اس کے لفظ میرے کانوں میں پڑے، اس لمحے میرا پسٹل میرے ہاتھوں میں تھا اور میں اس کا سیفٹی کیچ ہٹا چکا تھا۔ وہاں کسی کو قتل کرنا میرا مقصد نہیں تھا، بلکہ جو اسلحہ چلانے کی کوشش کرتا اسے اس طرح زخمی کر دیا جاتا کہ وہ اسلحہ نہ چلا سکے۔ اب یہ کڑے امتحان والی بات تھی کہ اتنے بڑے ہجوم میں فائر اس طرح کیا جائے کہ سامنے والا محض زخمی ہو۔ شاہ زیب کو معلوم تھا کہ میرا نشانہ کس طرح سچا ہے، اور مجھے بھی اپنے فن پر ناز تھا، اس لیے میں نے پہلا نشانہ ہی اس بندے کا لیا جس نے ہوائی فائر کیا تھا اور اس فائر کا رد عمل دیکھ رہا تھا۔ ایک دھماکے کے ساتھ پیرزادہ وقاص کے پاس ایک چیخ ابھری۔ تب تک میں اپنی جگہ تبدیل کر کے نسبتاً اندھیرے میں اونچی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے یکے بعد دیگرے دو مزید بندوں کا نشانہ لیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ وہاں ہلچل مچ گئی۔ کچھ دیر پہلے جہاں جوش بھرے نعرے اور جوانی سے بھرپور رنگین فکرے بازی ہو رہی تھی، اب وہاں خوف میں لپٹی ہوئی چیخیں اور جان بچانے کی فکر میں لوگوں کی بھگدڑ تھی۔ دونوں حریفوں کے لوگ گتھم گتھا تھے، جبکہ میں یہی دیکھتے ہوئے اندھیرے میں ہو گیا کہ مخالف فریق میں سے اسلحہ کس کس کے پاس ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کس حریف کا پلہ بھاری پڑ رہا ہے، مجھے تو اپنا کام کرنا تھا۔ پیرزادہ وقاص کے ارد گرد چند محافظ تھے، ان کے پاس مختلف ماڈل کی گنیں تھیں۔ میں اگر انہیں ہی نشانہ بنا لیتا تو نہ صرف پیرزادہ کی ہوا نکل جاتی، بلکہ وہ فائر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جتنی جلدی ہو جاتا اتنا ہی فائدے مند تھا۔ دشمن کے بارے میں جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ وار کرے گا، تب ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر وار کر دو، ورنہ اس نے تو وار کرنا ہی ہے۔ دشمن کو موقع دینا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ پیرزادہ وقاص کے حصار کو خوف زدہ کر دینا صرف اور صرف سچے اور سچے نشانے ہی سے ممکن تھا۔ میری پہلی نگاہ میں وہ شخص آیا جو اپنی گن کو بولٹ مار چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، میں نے اس پر فائر جھونک دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ چیخ مار کر ڈھیر ہو گیا۔ گولی اس کے کندھے کو چیر گئی تھی۔ پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے چہروں پر حیرت کس قدر ہے۔ وہ گولی کی سمت ہی متعین کرتے رہ گئے اور میں نے اس کے حصار پر اپنا میگزین خالی کر دیا۔ یکے بعد دیگرے کئی فائر ہوئے تھے، اس لیے انہیں سمت کا اندازہ ہو گیا۔ تبھی ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور میرے قریب سے گزر گئی۔ اگر میں نے عادت کے مطابق جگہ تبدیل نہ کی ہوتی تو بلا شبہ وہ گولی میرے بدن میں پیوست ہو جاتی۔ میں نے میگزین بدلا اور جگہ بدل کر فائر کرنے لگا۔ اندیکھی موت کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ یکے بعد دیگرے کئی اسلحہ بردار ڈھیر ہو گئے تو ان میں مقابلے کی سکت نہ رہی۔ اندیکھی گولیوں کا شکار وہیں گر کر تڑپنے لگے تو پیرزادہ وقاص میں دم نہیں رہا۔ میں نے دیکھا وہ تیزی سے لوگوں کے درمیان میں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے اس کا نشانہ لیا اور چاہا کہ اسے زخمی کر دوں، مگر نہ جانے کیا سوچ کر اس کے قریب کھڑے بندے کا نشانہ لیا۔ وہ بندہ چیخ مارتے ہی الٹ گیا۔ تبھی اس کا خوف دیدنی تھا، اگلے ہی لمحے اس کا پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کدھر گیا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میرا پورا دھیان اس طرف تھا کہ گولی کسی کو بھی ایسی جگہ نہ لگے جس سے وہ مر جائے، صرف انہیں زخمی کر کے دہشت زدہ کرنا تھا، اور وہ ہو گئے تھے۔ پیرزادہ وقاص کو میں خوفزدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اپنے سردار کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس کے ہواری بھی تتر بتر ہونے لگے۔ جس کے جس طرف سینگ سمائے وہ اس طرف نکل گیا۔ خوف کی اس فضا میں دونوں طرف سے ہی لوگ زخمیوں کو اٹھا کر بھاگنے لگے۔ گاڑیاں اسٹارٹ ہونے لگیں اور اندھیرے میں لوگ بھاگنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ کے دورانیے میں وہ میدان ایک المناک انجام کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بس چیخ و پکار، خوف و ہراس اور زخمیوں کی کراہیں تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی مر گیا ہے یا نہیں، لیکن یہ میدان بھی ہمارے گاؤں کے لوگوں نے مار لیا تھا۔ میں دور کھڑا شاہزیب کے چہرے پر پھیلی عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ لوگ اپنے اپنے زخمیوں کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ اب میرا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ میں تیز قدموں کے ساتھ اندھیرے میں اس سمت بڑھ گیا جدھر میری بائک کھڑی تھی۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی، کوئی اسے اٹھا کر نہیں لے گیا تھا۔ میں نے پسٹل اپنی ڈب میں رکھنے سے پہلے اس کا میگزین دیکھا، اسے نکال کر دوسرا لگایا، پھر اڑس کر بائک نکال کر وہاں سے چل دیا۔ اندھیرے میں ذرا فاصلے پر بائک کی روشنی میں برگد کا درخت، مسافر شاہ کا تھڑا اور اس کے قریب کھڑے چند لوگ ایک لمحے کے لیے میری نگاہوں میں آئے،
और फिर मैं अपने गांव जाने वाले रास्ते पर हो लिया। मेले वाले मैदान से मेरा गांव नूर नगर 2 किलोमीटर के फासले पर था। तमाम रास्ता कच्चा था, रास्ते में खेत पड़ते थे, कुछ थोड़ा सा चटियल मैदान था। फिर नहर का पुल, उससे आगे पक्की सड़क पर तकरीबन 1 मीटर दूर मेरा गांव था। गांव के वो लोग जो सवारी पर थे वो निकल चुके थे, जो पैदल थे वो उस रास्ते से गांव जा रहे थे, जितने जख्मी थे वो सब ले जाए जा चुके थे। मैं उन सब लोगों की निगाहों में नहीं आना चाहता था। मैंने एक पगडंडी वाला रास्ता अपनाया ताकि किसी की भी निगाहों में आए बगैर गांव पहुंच जाऊं। ये महज एहतियात थी, मेरे रास्ते में कोई भी दुश्मन घात लगाकर बैठा हो सकता था। ये मुमकिन ही नहीं था कि मैदान में बहुत सारे लोगों ने मुझे फायर करते हुए ना देखा हो। ये तो सुबह ही मालूम होना था कि किसका कितना नुकसान हुआ है। मैं पूरी तवज्जो से पगडंडी पर बाइक लिए हुए जा रहा था। चांदनी में हर शय वाजिया दिखाई दे रही थी। मैं पूरी तरह मोहतात था। जो रास्ता मैंने अपनाया था, मुमकिन है उस पर भी कोई दुश्मन हमला आवर हो सकता था। मैंने हेडलाइट बंद की हुई थी और चांदनी ही में अंदाजे से बाइक लिए जा रहा था, वरना दूर ही से पता चल जाता कि कोई बाइक लिए जा रहा है। मेरे हवास जाग रहे थे। अचानक मेरी निगाह एक ह्योले पर पड़ी जो जरा फासले पर तेजी से एक खेत में घुस गया। वो जो कोई भी था मेरी निगाहों से बचना चाहता था, या मेरी ताक में था। जो जितना मोहतात होता है उसका लाशऊर उसे उतना ही धोखा देता है। लम्हा भर में कई सवाल मेरे जहन में दर आए। मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। ये कौन हो सकता है? मेरी तवज्जो बट गई। एक तरफ मुझे पगडंडी का ख्याल करना था, तो दूसरी जानिब मुझे उस ह्योले पर भी निगाह रखनी थी। मैं उसके करीब से भी गुजरकर उसके वार से नहीं बच सकता था। मुमकिन है वो एक से ज्यादा लोग हों। मैंने अचानक बाइक रोकी और खाल में खड़ी कर दी। फिर तेजी से उतरकर उस जगह फसल में घुस गया जहां मैंने ह्योला देखा था। मैं फसल में घुसते ही दम साध कर बैठ गया। वहां जो कोई भी मुझ पर निगाह रखे हुए होता, वो रद्द अमल में जरूर कुछ न कुछ करता। मैंने पिस्टल निकालकर अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। किसी भी मुतवक्का आहट को सुनने के लिए मैं बेताब हो गया। चंद लम्हों तक कुछ न हुआ, वैसे ही सन्नाटा रहा। तभी मैं सोचने लगा कि कहीं ये मेरी निगाहों का धोखा तो नहीं। मैं इस पर गौर कर ही रहा था कि मुझे खुद से चंद कदम के फासले पर एक लम्हे से भी कम वक्त में लश्कारा महसूस हुआ। यूं लगा जैसे कोई जुगनू चमका हो। फिर ये चमक बार बार होने लगी। मैं सिरकता हुआ आगे बढ़ने लगा ताकि जान सकूं कि यह लश्कारा किसका है। फिर अचानक मैं ठिठक गया। वो कोई औरत थी। बिखरी हुई जुल्फें शानों पर फैली हुई थीं। स्याह लिबास और सफेद गर्दन के पास जुल्फों के दरमियान कान में पड़ा झुमका चांदनी में जुगनू की तरह टिमटिमा रहा था। मैंने मजीद गौर से देखा तो खुशगवार हैरत मेरे अंदर फैल गई। वो सरू कद तवाइफजादी थी, वही जो कुछ देर पहले पिंडाल में जनूनी अंदाज से महवे रक्स थी। वो यहाँ छुपी हुई थी। भगदड़ में जिसका मुंह जिधर आया वो उस तरफ निकल गया। वो भी इस तरफ निकल आई होगी। मैंने उसके यहाँ होने पर मजीद गौर नहीं किया, बल्कि सिरकता हुआ मोहतात अंदाज में कोई आवाज निकाले बगैर उसके सर पर पहुंच गया। डर यही था कि वो मुझे देखते ही चिल्लाने ना लग जाए। मैंने एकदम से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो इस उस्ताद पर मछली की मानित मेरे हाथों में तड़पी और फिसलने के लिए बेतहाशा मचलने लगी। मैंने उसे अपने साथ लगाकर मजबूती से जकड़ लिया। वो घूमकर मेरे सीने से आ लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि उसका दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। वो फटी फटी निगाहों से मेरे चेहरे को देखने लगी। फिर उसकी निगाह मेरे हाथों में स्याह पिस्टल पर पड़ी। तब उसकी सारी जोर आजमाई दम तोड़ गई। डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम महफूज हाथों में हो। मेरे कहने पर वो एकदम से साकित हो गई। मैंने उसके मुंह पर से अपना हाथ हटाया तो वो घिघियाए हुए अंदाज में बोली, कौन हो तुम? मैं अगर तुम्हें अपना तारुफ करवा भी दूं तो क्या तुम मुझे पहचान लोगी? हाँ, ये जान लो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। लेकिन दोस्त भी तो नहीं हो, उसने खौफजदा लहजे में कहा। चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ क्यों छुपी हुई हो? मैंने नरम लहजे में पूछा। मुझे मेरे लोगों तक पहुंचा दो, वो मुझे तलाश कर रहे होंगे, उसने काफी हद तक खुद पर काबू पाते हुए लरजती हुई आवाज में कहा। वहां मैदान में तो अब कोई भी नहीं है। जिसका जिधर मुंह हुआ वो उधर निकल गया है। जैसे तुम यहाँ पर हो। अगर मेरी बात का यकीन ना आए तो चलते हैं, खुद ही देख लो। मैंने चांदनी में उस वहशत जदा हिरनी को गौर से देखते हुए कहा। वो मेरे साथ लगी धीरे धीरे कांप रही थी।
उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा फैली हुई थीं। उसके लबों पर लगी लिपस्टिक उसके दाएं गाल तक फैल गई थी। उसका सीना धूकनी की मानिंद चल रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो मेरे किस कदर करीब है, इसलिए जरा सा कसमसा कर वो मुझसे अलग हो गई। मैंने भी उसे छोड़ दिया, मगर उसके बदन की मलाइमत मेरे बदन से लिपट गई। काफी हद तक अयां और थोड़ा बहुत नेहा चांदनी में नहाया हुआ भीगा बदन मेरे सामने था। मुझे यूं देखता हुआ पाकर वो खुद में सिमटने की नाकाम कोशिश करने लगी। तब मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए पूछा, यहीं खड़ी सोचती रहोगी या चलोगी मेरे साथ? तुम खुद ही तो कह रहे हो कि मैदान में कोई नहीं है, उसने बेयकीनी से कहा। तो फिर चलो मेरे साथ गांव, सुबह देखेंगे कि तुम्हारे साथी कहाँ हैं, मैंने कहा और उसका रद्द-ए-अमल उसके वहशतज़दा चेहरे पर देखा, जहां बेयकीनी के बादल छाए हुए थे। मैंने चंद लम्हे उसका इंतजार किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने अपना पिस्टल वापस डब में रखा और कुछ कहे बिना पलटकर फसल से बाहर आ गया। मैंने एक तरफ गिरी हुई बाइक को उठाया। मैंने लम्हे में फैसला कर लिया था कि अगर वो मेरे साथ जाना चाहती है तो ठीक, अगर नहीं तो कौन सा मेरा उसके साथ गहरा ताल्लुक है। उसे छोड़कर मैं अपनी राह लूंगा। मैं उसकी वजह से अपनी राह खोटी नहीं करना चाहता था। मैंने बाइक स्टार्ट करके उसकी जानिब देखा। वो बुत बनी वहीं साकित खड़ी थी। अगर आना है तो आ जाओ, मैं जा रहा हूं। ये कहते हुए मैंने गेयर लगा दिया। उसने फिर भी हरकत नहीं की थी। मैंने उसकी परवाह नहीं की और बाइक बढ़ा दी। अगरचा ये गलत हरकत थी कि मैं उसको यूं वीराने में तन्हा छोड़कर चला जाता, मगर वो मुझ पर एतमाद करती तभी ना। अब मैं उसकी मिन्नत समाजत करने से तो रहा, भाड़ में जाए, मुझे क्या। मैं अभी चंद गज के फासले पर गया हूंगा कि वो चीखते हुए बोली, ठहरो, ठहरो, खुदा के लिए ठहरो। उसने खौफ भरी हिज़यानी सदा लगाई थी। मैं रुक गया तो वो भागती हुई मेरे करीब आई और बाइक पर पीछे बैठ गई। मैंने गियर लगाकर बाइक बढ़ा दी। वो मेरे साथ चिपक कर यूं बैठ गई कि उसके बदन में होने वाली लर्जिश को मैं बाखूबी महसूस कर सकता था। तब मैंने पूछा, अब क्या हुआ? बस तुम चलो, उसने खौफजदा लहजे में कहा तो मैं इस्तेहजाइया अंदाज में बोला, तो फिर यूं करो कि मुझे मजबूती से पकड़ लो, रास्ता बहुत दुश्वार है। अब इससे ज्यादा और क्या मजबूती से पकड़ूं? उसने तल्ख अंदाज में कहा तो मेरा कह कहा निकल गया। उसका बदन गीला था। एक अजीब लज्जत अंगेज महक थी जो मुझे मदहोश करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं चंद लम्हे तो उसके शहर में रहा, फिर सर झटक कर रास्ता देखने लगा। वो खौफ से लरसता हुआ बदन लिए हुए मुझसे चिमटी हुई थी और मैं गांव तक पहुंच जाने के लिए बेताब था। जब मैं नहर का पुल पार करके पक्की सड़क पर आया, तब भी वो मुझसे यूं ही चिपकी रही। मेरे जहन में सवाल ठोकरे मारने लगा कि वो इतनी ही खौफजदा हो गई है कि अब तक उसका खौफ दूर नहीं हुआ, या महज मेरा इम्तहान ले रही है। दोनों सूरतों में क्यों मेरे दिमाग में चिपक कर रह गया। मैंने अपने घर के सामने बाइक रोक दी। लोहे का बैरूनी गेट अंदर से बंद था। मैंने हारन दिया। तभी उसने बड़े एतमाद से पूछा, हम कहाँ आ गए हैं? ये मेरा घर है और यहाँ मेरे अलावा फकत मेरी माँ रहती है, मैंने कहा। तो उसने मजीद कोई सवाल नहीं किया। खेत से घर तक के सफर में उसने कोई बात नहीं की थी। फिर गांव में आ जाने के बायस उसका एतमाद बहाल हो जाना फितरी बात थी। जिनके पास सवारी थी वो बहुत पहले आ चुके थे और पैदल आने वाले अभी तक आ रहे थे। गांव के लोग भी जख्मी हुए थे। इस बाइस गांव में थोड़ी बहुत हलचल भी थी। चौक से गुजरा तो वहां भी काफी लोग जमा थे। पूरे इलाके के लिए मेरे ख्याल में ये रात भारी थी। जिस किसी का साथी जख्मी नहीं हुआ होगा, वो सोचता जरूर होगा। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि अंदर से बोल्ट खुलने की आवाज आई। इसके साथ ही गेट खुल गया। माँ ने पहले मुझे देखा, फिर जैसे ही उसकी निगाह मेरे पीछे बैठी उस सरू कद तवाइफ जादी पर पड़ी, तो उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ इस्तजाब उतर आया। कौन है ये? अम्मा ने खशमगी निगाहों से घूरते हुए कड़क से अंदाज में पूछा। अम्मा का इस तरह पूछना बनता था। उस हसीना का लिबास मेरी अम्मा की निगाहों में नहीं जचने वाला था। अम्मा, ये एक नाचने वाली तवाइफ है, अपनी जान बचाने के लिए छुप रही थी। मैं इसे तहफ़्फ़ुज़ देकर यहाँ ले आया हूँ, सुबह होते ही चली जाएगी। मैंने साफ लफ्ज़ों में सारी सूरत हाल बता दी, क्योंकि मेरी माँ ही वो दुनिया की वाहिद हस्ती थी जिसके सामने मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता था, और ना ही मैंने झूठ बोलने की कभी कोशिश की थी। मैंने सच बताकर अम्मा की तरफ देखा। अम्मा उस सरूकद तवाइफ को सर से पांव तक देख रही थी।
फिर ना जाने उसके मन में क्या आया, उसने गेट का एक पट वाह करते हुए कहा, चल आजा अंदर। मैं बाइक लिए अंदर चला गया। वहां मैंने बाइक रोक कर बंद कर दी तो वो नीचे उतर आई। दो सीढ़ियां चढ़ने के बाद बड़ा सारा सहन था और फिर उससे आगे दालान था। अम्मा हमारे पास से गुजरकर अंदर की जानिब बढ़ चुकी थी। मैं दालान में गया तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ गई। तभी अम्मा कमरे में से निकली, उसके हाथों में एक जनाना जोड़ा था जो वो उस तवाइफजादी की जानिब बढ़ाते हुए बोली, जाओ पहले नहाकर ये कपड़े पहनो, फिर कोई बात करते हैं। तभी मैंने उसे गौर से देखा। उसका स्याह लिबास कहीं कहीं से फट चुका था। पाँव में जूता भी नहीं था। उसकी गोरी पिंडलियों पर पड़ी खराशों से खून रिस कर सूख चुका था। वो जोड़ा पकड़कर इधर उधर देखने लगी तो अम्मा ने दीवार के साथ पड़े अपने स्लीपरों की जानिब इशारा किया तो वो उन्हें पहनकर उस जानिब बढ़ गई जिधर गुसल खाना था। तभी मैंने अम्मा की तवज्जो हटाने के लिए कहा, अम्मा बड़ी सख्त भूख लगी हुई है। खाना मौजूद है, जब तक वो निकलती है मैं गर्म कर देती हूँ। तू भी अपना हुलिया ठीक कर जाके। लगता है इस बार मेले में कुछ ठीक नहीं हुआ। आखिरी फिक्रा उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा था। हाँ अम्मा, लड़ाई हो गई थी, काफी बंदे जख्मी हो गए हैं। असल में ये फड्डा, तुमने कितने बंदों को जख्मी किया है, कोई मरा तो नहीं? उसने तशवीश ज़दा लहजे में पूछा। पता नहीं, सुबह पता चलेगा। मैंने गोल मोल बात करना चाही। वो शाहजेब की जान को आए थे, मैं ना होता तो शायद वो आज जिंदा नहीं बचता। बस इसी वजह। तुझे मालूम है ना कि तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। अम्मा ने मेरे चेहरे पर देखते हुए कहा। तो अम्मा फिर मत पूछो, जो होना था वो हो गया। मैंने सर खुजाते हुए आहिस्तगी से कहा तो वो मेरी तरफ चंद लम्हे देखती रहीं, फिर किचन की जानिब बढ़ गईं। मैंने सुकून का सांस लिया और गेट बंद करने के लिए चला गया। सहन के कोने में बने हुए बाथरूम में नहाने की आवाज छन कर बाहर आ रही थी। मैंने उन पर तवज्जो नहीं दी बल्कि बाहर वाले कमरे में चला गया। मैं ताज़ा दम होकर आया तो दालान में पड़ी चारपाइयों पर अम्मा ने खाना रख दिया था। वो सरूकद तवाइफ ज़ादी एक दूसरी चारपाई पर टांगें लटकाए बैठी थी। उसके बदन पर देहाती औरतों का लिबास खूब जच रहा था। बल्ब की पीली रोशनी में वो भीगी भीगी हुई खासी पुरकशिश लग रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसके पास धरी दूसरी चारपाई पर बैठते हुए पूछा। नाम तो मेरा सोनी है। अब तुम जिस नाम से चाहो पुकार लो। उसने मेरी आंखों में देखते हुए आहिस्तगी से कहा। तो एक लम्हे के लिए उसका सादा सा बगैर मेकअप का चेहरा मुझे पुरकशिश लगा। दिल चाहा कि उसे गौर से देखूं, लेकिन अम्मा का एहसास करते हुए मैंने जल्दी से एक रोटी निकाल कर चंगेर में रखी, उस पर जरा सा सालन रखा और इत्मीनान से खाने लगा। जी भर के खाने के बाद मैंने किचन की तरफ देखा। अम्मा प्यालों में चाय डाल रही थी। चंद लम्हों के बाद वो चाय लेकर आ गईं। ए लड़की, खाना खा लिया तूने? अम्मा ने सोहनी के सामने पड़ी खाली चंगेर की तरफ देखते हुए होले से पूछा। जी। वो सर हिलाते हुए धीरे से मिनमिनाई तो अम्मा ने अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये चाय पियो और वहां उस कमरे में मेरे साथ आकर सो जाना। जो बातें भी करना हो वो सुबह कर लेना। जी अच्छा। उसने फिर मिनमिनाने वाले अंदाज में कहा और प्याला पकड़ लिया। मैं उसे बड़े गौर से देख रहा था। इस दौरान अम्मा अपने कमरे में चली गईं। मेरी निगाहों से पिंडाल में नाचने वाली वो तवाइफ ज़ादी गुम हो चुकी थी, जिसके नकूश देखने की ख्वाहिश मेरे दिल में उठी थी। अब वो मुझसे चंद फुट के फासले पर मौजूद थी। इस वक्त वो एक देहाती अल्लड़ मुटियार दिखाई दे रही थी। भीगे हुए स्याह गैसू, बड़ी बड़ी काजल भरी जिंदगी से भरपूर आंखें, भरे भरे गाल, सतवां नाक में सोने की हल्की सी तार थी, रस भरे गुलाबी होंठ जिनकी हल्की हल्की लकीरें दूर ही से दिखाई दे रही थीं, शफाफ गर्दन, भारी सीना और पतली सी कमर। दफातन मुझे ख्याल आया कि इसकी पिंडलियां जख्मी थीं। अम्मा ने दवा दी थी, वो लगा ली थी मैंने। वो अचानक बोली तो मैं हैरान रह गया। उसने तो मेरी निगाहें पढ़ लीं। मैं भी इस हैरत से अभी निकला नहीं था कि वो बोली, लड़कपन से जवानी तक यही सीखा है कि कौन किस निगाह से हमें देखता है। उसके लहजे में एतमाद और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तभी मैंने खुशगवार अंदाज में पूछा, अच्छा है तुमने मुझे बता दिया। खैर, अब जाओ और जाकर अम्मा के पास सो जाओ। दिल तो चाहता है कि अभी जाकर सुकून से सो जाऊं, मगर मुझे नींद नहीं आएगी। उसने धीमे से कहा। हाँ, अजनबी जगह पर ऐसा होता है, मगर तुम अम्मा के पास जाकर लेटोगी तो नींद आ जाएगी। अब तुम मेरे घर में हो, किसी भी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए तुम्हें।
میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، بات یہ نہیں ہے، میرے ساتھ کے لوگ نہ جانے کہاں ہوں گے، ان کے ساتھ کیا بیتی، وہ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں وہ لوگ اس وقت کہاں ہوں گے۔ وہ ایک ہی سانس میں تیزی سے کہہ گئی، صبح ہونے میں چند گھنٹے ہیں، تم آرام کرو، دن نکلتے ہی سب معلوم ہو جائے گا، میں تمہیں خود ان کے پاس چھوڑاؤں گا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میری چائے ختم ہو چکی تھی، اس لیے خالی پیالی وہیں رکھ کر اٹھ گیا۔ اٹھتے ہوئے جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی نگاہوں میں ایسا بہت کچھ تھا جس کے بہت زیادہ مفہوم نکالے جا سکتے تھے، مگر میں کوئی ان پڑھ دیہاتی نوجوان تو نہیں تھا جو اس کی نگاہوں کو نہ سمجھ پاتا۔ وہ انہی اداؤں ہی سے تو دوسروں کو لوٹ لینے کا ہنر جانتی تھی۔ میں نے ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ اس کی نگاہ کا سحر خود پر سے توڑا اور باہر والے کمرے میں جا کر لمبی تان کر سو گیا۔ مجھے یہی لگا کہ جیسے ایک جھپکی سی آئی ہے، آنکھ کھلی تو صبح کا مل گجا اجالا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، سورج ابھرنے میں ابھی وقت تھا۔ دالان کے پاس اماں جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی اور سونی اماں والے کمرے میں چارپائی پر بے سود پڑی سو رہی تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور معمول کے مطابق ڈیرے پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دعا مانگتے ہوئے اماں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر دعا مانگنے لگی۔ میں نے بائک اٹھائی اور ڈیرے کی جانب چل دیا جہاں بھیدا اپنے کام میں مصروف تھا۔ بھیدا چاہے میرا ملازم تھا لیکن میں نے اسے ڈیرے کا مالک بنایا ہوا تھا، وہ جو چاہے سو کرے۔ وہ میرے بچپن کا دوست تھا، پرائمری تک میرے ساتھ پڑھا تھا، پھر غربت کی وجہ سے نہ پڑھ سکا اور نہ کچھ کر سکا۔ اب جب کہ وہ جوان ہو گیا تو میں نے اس کے معاملات کی ذمہ داری لے لی۔ وہ ہی نہیں بلکہ میں بھی بے فکر ہو گیا تھا۔ ہم اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ ڈیرے پر حویلی کا خاص ملازم فخرو آ گیا۔ بولو کیا بات ہے؟ میں نے ڈیرے کے صحن میں پڑی چارپائی پر اسے بٹھا کر اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا، تمہیں سردار شاہ دین نے حویلی میں بلایا ہے، اس نے اپنا پیغام دیا۔ اتنی صبح صبح خیریت تو ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ سردار جی تو ساری رات سوئے ہی نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے پیغام دینے کا کہہ کر گئے ہیں، شاید ان کا یہ خیال ہو کہ تم اور کسی طرف نہ نکل جاؤ، دن چڑھے آ جانا، اس نے تفصیل سے سمجھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہاں سے گھر جاتے ہوئے آ جاؤں گا، یہ کہہ کر میں اپنے کام میں لگ گیا۔ پیغام دے کر فخرو چلا گیا۔ مجھے امید تھی کہ بھیدا کوئی تبصرہ کرے گا مگر خلاف معمول اس نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ اپنے کام میں مگن رہا، جبکہ میں دھیرے سے زیر لب ہنس دیا۔ میں نے ایک رات پہلے خواب دیکھا تھا، مجھے یقین تھا کہ یہ اسی خواب کی تعبیر کی شروعات ہیں۔ شاہ دین جیسے بندے کا مجھے بلانا انتہائی معنی خیز تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں، ہر طرف سے خوفناک آوازیں آ رہی ہیں، یکا یک مختلف جانور میرے سامنے آ گئے، ان میں سے کئی مجھ پر حملہ کرنے لگے، میں ان سے لڑتا رہا یہاں تک کہ میں لہو لہان ہو گیا۔ اچانک جنگل جلنے لگا، وہ سب جانور ڈر کے مارے بھاگنے لگے، کچھ میرے پیچھے لگ گئے۔ میں جنگل سے نکلنے کی کوشش میں لہو لہان ہو رہا تھا، پھر اچانک میں جنگل سے باہر آ گیا، سبھی جانور جنگل ہی میں رک گئے، تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کا ایک ایک لمحہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ میں چند لمحے اس کے شہر میں رہا اور پھر اٹھ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ صبح کی تیز چمکتی ہوئی دھوپ میں امرتسر کے راجہ سانسی ایئرپورٹ پر ایئر انڈیا کا سفید اور سرخ رنگ کا طیارہ لینڈ ہو چکا تھا۔ مسافر سیڑھی کے ذریعے اتر رہے تھے، ان میں جسپال سنگھ عرف جسی بھی شامل تھا۔ جیسے ہی اس کے بھارت کی سرزمین پر قدم پڑے، اس کے اندر نفرت کا الاؤ دہکنے لگا۔ اس دہکتی ہوئی نفرت نے ایک بار تو اسے ہلا کر رکھ دیا۔ 28 برس پہلے جو چنگاری اس کے بدن میں آن پڑی تھی، وقت نے اسے الاؤ بنا دیا تھا۔ وینکوور سے امرتسر تک کے طویل سفر نے اسے تھکا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے ذہن میں خنجر کی مانند پیوست یہ سوال اسے لہو لہو کر رہا تھا کہ اس کا دیس کون سا ہے، بھارت کا پنجاب جہاں وہ پیدا ہوا تھا، یا پھر کینیڈا کا وینکوور جہاں اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ اس کی فضاؤں میں پرورش ہوئی اور ایک سنہرا مستقبل اس کا منتظر تھا، یا پھر دونوں جگہ ہی اس کا دیس نہیں ہے اور وہ محض ایک بے وطن مسافر ہے۔ امیگریشن کے مراحل سے گزرنے کے بعد جب وہ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ باہر آیا تو بھارت کی ہواؤں میں اس نے پہلا طویل سانس لیا۔ یہ ہوا جو اس کے سینے میں اتری تو اسے اپنے اندر مزید آگ بھڑکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ ان ہواؤں میں اپنے اجداد کی لہو کی مہک محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دوران خون بڑھ گیا، غصہ دماغ میں ٹھوکریں مارنے لگا
उसे यूं लगा जैसे कुछ देर उसकी यही हालत रही तो धमाके से फट जाएगा। उसने खुद पर काबू पाने के लिए आंखें बंद कर लीं और खुद को पुरसकून करने की कोशिश करने लगा। इन्हीं लम्हात में उसके कानों में आवाज गूंजी, जसपाल सिंह जस्सी जी, सत श्री अकाल, कहाँ खोए हुए हो? उसने फौरन ही अपनी आंखें खोल दी। उसके सामने खूबरू नौजवान अनुजीत सिंह ढल्लू खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके सर पर गहरे नीले रंग की पगड़ी, चेकदार शर्ट और स्याह पतलून के साथ तिल्ले वाला सुनहरी खुस्सा पहना हुआ था। जसपाल सिंह ने उसे सिर्फ तस्वीरों ही में देखा था और ऐसा ही अनुजीत के साथ भी था। दोनों ही पहली बार मिल रहे थे, जबकि बहुत पहले ही वो ज़हनी तौर पर एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। उनकी मुलाकात का ज़रिया कंप्यूटर बना था, फिर फ़ोन पर राब्ते ने उनके दरमियान गहरा ही नहीं, अटूट ताल्लुक कायम कर दिया था। सत श्री अकाल अनुजीत, उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, मगर अपनी लरजती हुई आवाज़ पर काबू ना रख पाया, जिसे अनुजीत ने महसूस करते हुए परेशान लहजे में पूछा, क्या बात है जसपाल, तू बहुत जज्बाती हो रहा है। ये कहते हुए उसने जसपाल के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। हाँ अनुजीत, मैं वाकई ही जज्बाती हो रहा हूँ। तुम मेरे महसूसात का अंदाज़ा नहीं कर सकते शायद। ये कहते हुए उसने बड़े एतमाद के साथ अपने हाथ छुड़ा लिए। चल, चलते हैं, हमारे पास बहुत वक्त है बातें करने के लिए। अनुजीत ने उसका सूटकेस और बैग लिए, उसके साथ साथ चलने लगा। दोनों पार्किंग में गए। कुछ ही देर के बाद वो नए मॉडल की फोर व्हील जीप में एयरपोर्ट के अहाते से निकलते हुए अमृतसर की जानिब चल पड़े। अच्छा ये बता, पहले ब्रेकफास्ट करेगा या? अनुजीत ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया, ताकि जसपाल खुद ही बता दे कि उसका प्रोग्राम क्या है। अभी कुछ देर पहले ही जहाज में नाश्ता किया है, अभी कुछ भी खाने को जी नहीं कर रहा। तू सीधा श्री दरबार साहब ले चल, फिर उसके बाद सब कुछ देखते हैं। जसपाल सिंह ने इस कदर एतमाद से कहा कि अनुजीत ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। वो चंद लम्हे पहले वाला जसपाल नहीं था। उसके चेहरे पर सख्ती के बजाय फितरी नरमाहट थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने अपना सारा ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया। होटल के सामने पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद वो दोनों बाएं तरफ से दरबार साहब की जानिब बढ़ने लगे। उस तरफ का दाखिली दरवाजा पार करते ही सामने पर कर्मा यानी मुकद्दस रास्ता जो तालाब के इर्द गिर्द है, सरूदूद यानी मुकद्दस तालाब और हरमिंदर साहब था। दाएं जानिब अकाल तख्त अपनी पूरी आबोताब से दिखाई दे रहा था। चमकती हुई धूप में हर वो मंजर वाजिया दिखाई दे रहा था जो उसने फिल्मों और तस्वीरों ही में देखा था। इस वक्त वो सारा मंजर उसकी आंखों के सामने था। बसंती रंग का झंडा साहब नीले आसमान में लहरा दिया था। वो इस सारे मंजर को महसूस करते हुए अपने अंदर उतारने की कोशिश में था, क्योंकि सिख पंथ के मुताबिक यही वो मुकाम है जिसे वो अपना रूहानी मरकज मानते हैं और रूह की ग़िज़ा यहीं से लेते हैं। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ आकर वो रूहानी सुकून महसूस करता जिसकी वो तवक्का कर रहा था, लेकिन बजाय शांत हो जाने के उसके अंदर मौजूद अलाव के भड़कने की आवाज़ मजीद बढ़ गई। वो चौंक कर अपने आप पर हैरान होने लगा कि उसके साथ ही ये क्या होने लगा है। उसने घूम कर अपने इर्द गिर्द देखा। उसे हर तरफ सुकून दिखाई दे रहा था, मगर उसके अंदर ये ना समझ में आने वाली मुनफरिद बेचैनी क्यों दर आई है। सामने तालाब का नीला चमकता हुआ पानी, हरमिंदर साहब का तलाई रंग और अकाल तख्त का सफेद और जर्द रंग चमक रहा था। लोग आ जा रहे थे, कुछ तालाब में नहा रहे थे। हर तरफ सुकून था, लेकिन उसके अंदर जवार भाटा क्यों उठा? क्यों उसके अंदर आग भड़कने लगी थी?